हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल, आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यूज़ का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। वन शॉट वीडियो है हमारा और यूनिट 4 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसमें हम आइए एक एट अ ग्लांस सिलेबस देख लेते हैं। पूरा का पूरा यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, किस तरह से हमें नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ हार्मनी स्थापित करनी है उसी के बारे में है। इसमें हमें होल एग्जिस्टेंस के बारे में समझना होगा, को एग्जिस्टेंस के बारे में समझना होगा, सह अस्तित्व क्या है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है को एग्जिस्टेंस का। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट इन ऑल परसुएसिव स्पेस, होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो 7 मार्क्स में मुझे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इंटरकनेक्ट, ये रिसाइकलेबिलिटी का और ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, आपका अस्तित्व, प्राणियों का अस्तित्व, है ना। तो एग्जिस्टेंस है क्या, दिस इज द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड आई, एग्जिस्टेंस का मतलब है कि हमें सेल्फ यानी स्व और आई के बारे में जानकारी मिल जाए, उसकी नॉलेज को हम समझ पाएँ। टू नो अबाउट अस्तित्व, अस्तित्व के बारे में हम पता लग जाए हमें। एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और मानवीय आचरण की नॉलेज हो जाए। तो ये एंड टू नो ऑल दीज विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, और इन सभी को राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जानना ही अस्तित्व है। यानी अब देख लेते हैं अच्छे से, अपन सेल्फ और आई की नॉलेज, है ना, अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह से जानना, मानवीय आचरण के बारे में, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानना, और इन तीनों चीज़ों के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जानना ही अस्तित्व है। को एग्जिस्टेंस इन नेचर, अब आता है को एग्जिस्टेंस इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। को एग्जिस्टेंस इन नेचर मीन्स देयर इज ए रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी among all the entities in nature including human beings। कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, और कॉम्प्लीमेंटरिटी है, यानी एक दूसरे की पूरकता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब है पूरकता है नेचर की सभी एंटाइटीज़ में, नेचर की सभी जीवों में, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल है। एवरी एलिमेंट नीड्स द अदर वन, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दूसरे के बिना अपना सर्वाइवल कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके। सभी एलिमेंट किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे यूनिट पर आधारित हैं। तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि सारे यूनिट आपस में रिलेशनशिप को समझें और कॉम्प्लीमेंटरिटी को समझें, पूरकता को समझें, क्योंकि हर यूनिट कहीं ना कहीं दूसरे की आवश्यकता में है। Coexistence is a state in which two or more groups are living together while respecting their differences, giving values to the other one without disturbing one another's existence and resolving their conflicts non-violently in mutually agreeable way। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोएग्जिस्टेंस एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी दशा है, एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी दशा है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। कैसे? एक दूसरे के जो अंतर हैं, एक दूसरे की जो असमानताएं हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को वैल्यू देते हुए, बिना एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करें, और अपने झगड़े मतभेद सुलटाते हुए नॉन वायलेंटली, यानी कि नॉन वायलेंटली अपने मतभेदों को सुलटाते हुए एक म्यूचुअली एग्रीएबल वे में एक दूसरे को एग्री करते हुए, एक दूसरे की काट ना करते हुए, बल्कि एग्रीएबल वे में जब वो अपने मतभेदों को सुलटाते हैं बिना एक दूसरे के अस्तित्व को डिस्टर्ब करें, और एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं ताकि एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर सकें, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की कदर कर सकें, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट और वैल्यू दे सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिखिएगा ज़रूर। कोएग्जिस्टेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन न्यूमरस वेज, कई तरीक़ों से, कई तरह से इसको डिफाइन करा गया है। टू एग्जिस्ट टुगेदर इन टाइम एंड स्पेस एंड टू एग्जिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट रहना टाइम और स्पेस के संदर्भ में, और म्यूचुअल टॉलरेंस यानी आपसी सहन शक्ति के साथ एक दूसरे के साथ मतलब आपसी सहन शक्ति के साथ एक दूसरे को के साथ एग्जिस्ट करना, एक दूसरे के अस्तित्व में रहना। टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड लिव विद डिफरेंस, रिकॉग्नाइज करना, समझना
मतलब इस तरह से रहना कि डिफरेंसेस को समझा जा सके, दोनों के बीच जो अंतर हैं या आपके और दूसरे साथी के बीच में, आपके और दूसरे ऑर्डर के बीच में जो अंतर हैं उसको रिकग्नाइज करते हुए जीना। To have a relationship between persons and groups in which none of the parties is trying to destroy the other. Coexistence का मतलब ये भी है कि दो ग्रुप्स या दो पर्सन्स के साथ या कुछ ग्रुप्स और कुछ पर्सन्स एक दूसरे के साथ इस तरह रहें जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे, एक्सप्लॉयट करने की कोशिश ना करे, खराब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। ठीक है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। संसार पूरी तरह से विभिन्नताओं से भरा हुआ है, डाइवर्सिटी है। देर आर डिफरेंट नेशंस, बहुत सारे नेशन हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे विश्वास हैं। ब्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस कैन ओनली बी मैक्सिमाइज्ड इफ़ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इन हार्मनी। इस एग्जिस्टेंस की ब्यूटी इसी बारे में, इस संसार, द ब्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी की भी जो एग्जिस्टेंस है उसकी सुंदरता इसी बारे में, इस कैन बी मैक्सिमाइज्ड, उसको इस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि जब हर चीज़ संसार में हार्मनी में रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि एग्जिस्टेंस की ब्यूटी इसी तरह से, आपके एग्जिस्टेंस की, मेरे एग्जिस्टेंस की, नेचर के एग्जिस्टेंस की, मटेरियल ऑर्डर के एग्जिस्टेंस की ब्यूटी को हम तभी मैक्सिमाइज्ड कर सकते हैं, तभी बढ़ा सकते हैं जब हम सभी एक दूसरे के साथ हार्मनी में हों, लय में हों। पीसफुल सिम्बायोटिक कोएग्जिस्टेंस इज़ द की टू हार्मनी इन द वर्ल्ड। पीसफुल का मतलब शांतिप्रद और सिम्बायोटिक का मतलब है आपसी। कोएग्जिस्टेंस जो है वो संसार में हार्मनी की जड़ है या की है। व्हाट इज़ हार्मनी इन नेचर? हार्मनी इन नेचर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, बिगर और स्मॉलर, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट टुगेदर, डायनामिक बैलेंस बिटवीन ऑल दीज यूनिट्स। जो सेल्फ रेगुलेशन है यानी कि आपस का कंट्रोलिंग है, आपसी सेल्फ रेगुलेशन का मतलब आप स्वयं के कंट्रोल में कितना रहते हैं। तो सारे यूनिट का जो सेल्फ रेगुलेशन है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, सेंटिएंट यानी चेतन हों या जड़ हों, मूर्त हों या अमूर्त हों, उन सारे यूनिट्स का एक साथ रहना और एक साथ सेल्फ रेगुलेशन के साथ रहना, इन सारे यूनिट्स में जो डायनामिक बैलेंस है इसी को हार्मनी बोला जाता है। हैंस वी कैन से दैट नेचुरल हार्मनी रेफर्स टू मेंटेनिंग हार्मनी ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल हार्मनी का मतलब है नेचुरल ऑर्डर्स के साथ जो है हार्मनी में रहना। नीड ऑफ नेचुरल हार्मनी, बहुत अच्छा है। नेचुरल हार्मनी इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेचुरल हार्मनी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है, जैसे एसिड रेन की समस्या हो, या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन की क्षय होने की समस्या हो, या फिर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के कम होने की समस्या हो। इन सभी समस्याओं का सल्यूशन करने के लिए सिर्फ क्या ज़रूरी है? नेचुरल हार्मनी ज़रूरी है। Harmony with trees and forest is the solution to many problems like energy saving, reduction of building heat, conservation of soil, drought and the like. Drought का मतलब सूखा। तो अगर हम ट्रीज़ और फॉरेस्ट के साथ हार्मनी में हैं तो इससे भी कई प्रॉब्लम का, कई गंभीर ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स का, कई गंभीर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सकता है, जैसे एनर्जी सेविंग का, बिल्डिंग हीट को रिडक्शन करने का, है ना, कम करने का, सॉइल का मतलब मिट्टी का मृदा अपरिदन रोकने का, ड्रॉट सूखा इत्यादि की प्रॉब्लम्स का यही सॉल्यूशन है। नेचुरल हार्मनी इज़ एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को के लिए भी, इकोलॉजी का बैलेंस बनाने के लिए भी नेचुरल हार्मनी ज़रूरी है। नेचुरल हार्मनी एंश्योर्स द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल हार्मनी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ और वेल बीइंग का मतलब खुशियों को एंश्योर करती है, और ऑल ह्यूमन बीइंग्स की भी और सारी लिविंग स्पीसीज़, जो लिविंग प्रजातियां जो हैं उनकी वेल बीइंग को जो है सुनिश्चित करती है। प्लानेट अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग स्पीसीज़ हैं, ह्यूमन हैं, उनकी हेल्थ और उनकी वेल बीइंग को भी सुनिश्चित करती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नेचुरल हार्मनी जो है वो कई सारे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ को सॉल्व करने का एक जरिया है, जैसे कि ये सारे हैं। नेचुरल हार्मनी जब हम ट्रीज़ और फॉरेस्ट से बनाते हैं तो ये हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समर्थ है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए इसका बहुत काम है, और नेचुरल हार्मनी जो है वो सारी लिविंग स्पीसीज़ और प्लानेट अर्थ की हेल्थ और वेल बीइंग के लिए भी ज़रूरी है।
नेचुरल अर्थ, नेचुरल हार्मनी, हाउ यू विल क्रिएट इट। नेचुरल हार्मनी को आप कैसे क्रिएट करेंगे? टू क्रिएट हार्मनी इन नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। देखिए, जो एनिमल कॉन्शियसनेस है, पार्श्विक जागरूकता है ना, पार्श्विक प्रवृत्ति, एक तरह से पार्श्विक प्रवृत्ति में क्या होता है कि किसी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, न्यायोचित अन्यायोचित का ज्ञान नहीं होता, मॉरल और इमॉरल के बीच में समझ नहीं होती। तो देखिए, अगर हमें नेचुरल हार्मनी क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हमें किस दिशा में काम करना होगा? हमें मानवीयता को एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना होगा, एंड दिस वुड बी पॉसिबल ओनली वर्किंग थ्रू वर्किंग फॉर द राइट अंडरस्टैंडिंग। और जब एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है तो उसके लिए एक ही चीज़ काम करेगी, वो क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ। एक चीज़ और भी यहाँ जोड़ना चाहूँगी, चलिए बाद में बता देंगे वो। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल थ्रू द इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ये नेचुरल हार्मनी कैसे लाई जा सकती है? लोगों में ह्यूमन वैल्यूज़ का इनकलकेशन करके, ज्ञान फैलाकर। ऐसा इसका ज्ञान कैसे फैलाओगे? सेमिनार कंडक्ट करके, वर्कशॉप कंडक्ट करके, है ना। इस तरह से भी हम लोगों में ह्यूमन वैल्यूज़ का इनकलकेशन करके भी नेचुरल हार्मनी के प्रति लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लॉज एंड पनिशमेंट, नियम और पनिशमेंट का मतलब दंड जो है उन लोगों के विरुद्ध जो हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। और इसी तरह से अप्रिसिएशन और अवार्ड्स भी हम दे सकते हैं जो लोग इको फ्रेंडली हैं। तो इको फ्रेंडली लोगों के लिए अप्रेजल, अवार्ड्स, अप्रिसिएशंस, एंड जो डिस्टर्बिंग है, नेचुरल हार्मनी डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट हैं, उनको उनके अगेंस्ट में लॉज बनाकर और पनिशमेंट करके भी हम इस प्रॉब्लम को एक हद तक सॉल्व कर सकते हैं। Being self-conscious and self-disciplined, self-motivated, every individual can maintain harmony in nature। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद से जागरूक हैं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप में से, हम में से हर कोई व्यक्ति नेचर में हार्मनी क्रिएट करने में अपना बहुत बड़ा योगदान प्ले कर सकता है। अब आता है फोस्टरिंग नेचर में बी टेकन एज ए हॉबी। नेचर को डेवलप करना, नेचर को नर्चर करना, नेचर को नर्चर करना, नर्चर का मतलब है पोषित करना, एक हॉबी के रूप में भी लिया जा सकता है। क्योंकि और एक्चुअली हॉबी ये जो होता है एक्चुअली कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस का मतलब है जिसको हम संक्रामक, कॉन्टेजियस का मतलब है संक्रामक, यानी एक को देखकर, एंड सीइंग वन टू सर्व नेचर वुड डेफिनेटली कन्विंस अदर्स। जब एक को देखता है आदमी नेचर को सर्व करते हुए, नेचर के साथ प्ले करते हुए, प्ले का मतलब नेचर को पोषित करते हुए, तो दूसरा आदमी भी डेफिनेटली इस तरफ कन्विंस होता है। तो इस हम नर्चर द नेचर को एक अपना जो है नारा बना सकते हैं, स्लोगन बना सकते हैं, और इसको एक हॉबी के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखकर बहुत सारे लोग और भी इंस्पायर होने वाले हैं। अब आता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचर एंड स्पेस। नेचर और स्पेस, अंतरिक्ष में क्या अंतर है? नेचर तो लिमिटेड है ना, लेकिन स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट है, ये असीमित है। ठीक है, नेचर एक्टिव दिखाई देती है, जबकि स्पेस में ऐसी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। तारे एक जगह खड़े रहते हैं, है ना, दिखाई नहीं देती, वैसे एक्टिविटी तो होती ही है, आपको पता ही है। नेचर एंटाइटीज़ कैन बी एनर्जाइज्ड। नेचर की जो प्रजातियां हैं उनको एनर्जाइज करा जा सकता है, जबकि एनर्जी इन स्पेस इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। जबकि स्पेस की जो एनर्जी है वो हमेशा बैलेंस में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, बैलेंस में रहती है। नेचर के एग्जाम्पल हैं 4 ऑर्डर्स, मटेरियल, प्राणिक यानी प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, और एक तो खत्म हो गया, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। स्पेस के एग्जाम्पल हैं स्टार्स, स्काई, मिल्की वे, आकाशगंगा, और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे। तो ये हमारा डिफरेंस था। आगे चलते हैं, स्वत्व क्या है? इन्नेटनेस। इन्नेटनेस को हम धारणा भी कहते हैं। Innateness is defined as originating in or derived from the mind। Innateness का मतलब है कि जो चीज़ अपने अंदर ओरिजिनेट है, यानी कि ओरिजिनेट का मतलब है जो आपके अंदर इम्बाइब है, आत्मसात है, जन्म से ही आत्मसात है। ओरिजिनेट है यानी अंदर है, और डिराइव फ्रॉम द माइंड, या इसको हमने माइंड से डिराइव करा है। इट इज़ प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बाय बर्थ। ये जो इन्नेटनेस होती है वो एक इंडिविजुअल में बर्थ से ही होती है। इन्नेटनेस इज़ द क्वालिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। इन्नेटनेस वो क्वालिटी है जो इससे अलग, जो किसी भी ह्यूमन से अलग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं अलग की जा सकती? क्योंकि ये उसके अंदर ओरिजिनेट होती है, ये उसके अंदर बाय बर्थ इम्बाइब होती है।
When we identify our innateness, we realize the difference between what we are and what we really want to be. अब innateness का फ़ायदा क्या है? जब हम अपनी innateness को identify समझ जाते हैं तो हमें इस चीज़ के हम इस डिफरेंस को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं. ईच यूनिट इन एग्जिस्टेंस हैज़ इट्स इन्नेटनेस. हर यूनिट का अपना खुद का एक इन्नेटनेस होता है, यानी कि खुद की उसकी अपनी एक विशेषता होती है और इसी को हम धारणा बोलते हैं. अब होता है, अब ये कुछ टर्म्स हैं: घटनाशील, घटनापूर्ण, क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता. आचरण पूर्णता आप हिंदी में ना पढ़ पाएँ, आचरण पूर्णता. घटनाशील क्या होता है? घटनशील क्या होता है? इट रेफर्स टू द मटेरियल यूनिट. ये जो है वो मटेरियल यूनिट को से संबंधित है, जो ट्रांसफॉर्मेबल है और चेंज होते रहते हैं, जिनको ट्रांसफ़र करा जा सकता है. एक यूनिट जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र करा जा सकता है और चेंज होते रहते हैं. ये अपना स्वरूप चेंज करते रहते हैं. जैसे पानी का आकार चेंज होता रहता है, जिस बर्तन में डालोगे आप वैसा ही हो जाएगा. गैस का आकार भी चेंज होता रहता है. घटनापूर्ण, इट रेफर्स टू द यूनिट दैट आर सेंटिएंट एंड डू नॉट ट्रांसफॉर्म. ये वो यूनिट हैं जो सेंटिएंट हैं. सेंटिएंट का मतलब चेतन है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते. दे आर कंप्लीट इन कंपोजिशन, वो अपने कंपोजिशन में कंप्लीट हैं. और इसी तरह से ये घटनापूर्ण है. घटनापूर्ण का मतलब अपने आप में पूर्ण, कंप्लीट. क्रियापूर्णता, इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग्स में जो सही समझ का कंप्लीशन वाली स्टेज है उसे क्रियापूर्णता कहते हैं. और आचरण पूर्णता क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू लिव विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ये हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने की क्षमता है, कैपेसिटी है. डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड स्पेस. यूनिट एंटाइटीज़ आर लिमिटेड. यूनिट एंटाइटीज़ लिमिटेड हैं, जबकि स्पेस एंटाइटीज़ अनलिमिटेड हैं. यूनिट मैटरलिस्टिक हैं, भौतिकतावादी हैं, जबकि स्पेस कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं नेचर में. यूनिट एक्टिव होते हैं, जबकि स्पेस में पहले भी बताया था कोई एक्टिविटी एज सच दिखाई नहीं देती है. यूनिट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज. यूनिट गुजरते हैं. इस अंडरगो का मतलब गुजरते हैं स्ट्रक्चरल चेंज से, यानी उनके स्ट्रक्चर में, उनके ढांचे में चेंज होता रहता है. जबकि स्पेस डज नॉट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज, दे आर कंटिन्यूअस. स्पेस में जो है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, वो कंटिन्यूअस हैं. जैसे तारे का आकार तारा वैसा ही रहता है. यूनिट्स कैन बी एनर्जाइज्ड. यूनिट को एनर्जाइज करा जा सकता है, जबकि स्पेस में एनर्जी जो है वो बैलेंस में है, यानी जो एनर्जी है वही है, उसको आगे और नहीं करा जा सकता. ईच यूनिट कैन रिकॉग्नाइज एंड देयरफॉर फुलफिल इट्स रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द यूनिट. हर यूनिट अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है और इस प्रकार से वो अपना रिलेशनशिप दूसरे मेंबर्स, यूनिट के दूसरे मेंबर के साथ निभाता है. जबकि स्पेस में एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, हर कुछ चीज़ ट्रांसपेरेंट है और इसलिए वो रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को एक दूसरे. यूनिट के एग्जाम्पल हैं 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर: मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर या एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर. एग्जाम्पल ऑफ स्पेस, जैसा कि पहले भी बताया था, स्टार्स, स्काई. बात कर लेते हैं 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर की. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कहा जाए तो पूरा का पूरा यूनिट ही 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर पर बेस्ड है. अब देखते हैं 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर होते क्या हैं, कैसे क्या बनते हैं. तो ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट का मतलब गैस फॉर्म में है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस फॉर्म में हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वही कलेक्टिवली मिलकर नेचर के टर्म को निर्माण करती हैं, नेचर का निर्माण करती हैं. यानी कि सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में, लिविंग या नॉन लिविंग फॉर्म में एक साथ मिलकर नेचर बनाते हैं. In other words, we may say the aggregate of all the mutually interacting unit, big or small, sentient or insentient. Sentient का मतलब चेतन है और insentient का मतलब जड़ है, यानी अमूर्त और मूर्त. तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एग्रीगेशन यानी कि एक जो मिला जुला रूप है, एकमलेशन, एकमुलेट करके सारे म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं यूनिट, चाहे वो बड़े और छोटे हों, चाहे वो जड़ और चेतन हो, मूर्त और अमूर्त हो, यही जड़ और चेतन, यही छोटे और बड़े यूनिट आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करके एक साथ नेचर का निर्माण करते हैं. These units are infinite in number. ये यूनिट्स जो है इनफाइनाइट हैं, असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं नेचर में.
एंड वी कुड इजीली ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट ए डायनामिक बैलेंस। असीमित होने के बावजूद भी उनमें एक डायनामिक बैलेंस है, एक बहुत बड़ा, एक बहुत शानदार संतुलन है, सेल्फ रेगुलेशन है, यानी सेल्फ कंट्रोलिंग है इन सारे यूनिट्स के बीच में। और यही जो यूनिट्स हैं यही 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर हैं। तो फिर से देख लेते हैं, जो नेचर के सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग या नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो बड़े और छोटे हैं, जड़ या चेतन हैं, वही जो है सारे जिनमें एक डायनामिक बैलेंस, एक सेल्फ रेगुलेशन देखने को मिलता है, जो संख्या में इनफाइनाइट होने के बावजूद अपना एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन बनाकर रहते हैं। यही सारे यूनिट्स नेचर के 4 ऑर्डर्स बनाते हैं। तो पहला ऑर्डर है इसमें मटेरियल ऑर्डर। बिग लैंड मास, जो बड़ा पृथ्वी का टुकड़ा है, मास का मतलब टुकड़ा है, ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जहाँ महासागर हैं, गाइगेंटिक वाटर बॉडीज़, बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशियन और सीज, सागर और समुद्र, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, डीप रिवर्स हैं, गहरी नदियां हैं, एटमॉस्फेयर है, हीप्स ऑफ मेटल्स, और मेटल्स यानी धातुओं के पहाड़ हैं, हीप्स ऑफ मेटल्स का मतलब पहाड़ हैं, और मिनरल्स हैं इनके नीचे, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के नीचे जो बड़े बड़े मेटल्स के पहाड़ हैं, और जो मिनरल्स हैं, द डेंस गैसेस, घनी गैसेस हैं, जो डेंस का मतलब घनी गैसेस हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म के ईंधन हैं, जो कि सरफेस, अर्थ की सरफेस में बहुत गहरे दबे हुए हैं। ये सभी मटेरियल ऑर्डर या पदार्थ अवस्था में आते हैं। मटेरियल ऑर्डर को एक्चुअली पदार्थ अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए पदार्थ अवस्था में क्या क्या आता है। बड़े बड़े लैंड मास, जिस कॉन्टिनेंट्स के, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप के, है ना, गाइगेंटिक वाटर बॉडीज़, विशालकाय वाटर बॉडीज़ जिसमें ओशियन और सीज हैं, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी नदियाँ, एटमॉस्फेयर एवं, और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, द हीप्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के पहाड़, मिनरल्स के पहाड़ जो नीचे दबे हुए हैं, द डेंस गैसेस, घनी गैसेस, जीवाश्म के फ्यूल्स, जीवाश्म के ईंधन जो पृथ्वी के डीप सरफेस में हैं, ये सभी मटेरियल ऑर्डर या पदार्थ अवस्था का निर्माण करते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। इनफैक्ट इफ़ वी लुक around beyond the earth, the material order is visible even in forms of stars, planets, moons and several astronomical bodies. वास्तव में अगर हम देखें बियॉन्ड द अर्थ से अलग हटकर देखें तो मटेरियल ऑर्डर जो है वो विजिबल है, वो दिखाई देता है, यहाँ तक कि स्टार्स की फॉर्म में, प्लानेट का मतलब है ग्रहों की फॉर्म में, और चंद्रमाओं की फॉर्म में, और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की फॉर्म में भी दिखाई देता है। यानी इसके अलावा ये सारे जो स्टार्स हैं, प्लानेट हैं, मून है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, ये भी मटेरियल ऑर्डर में ही आते हैं। अब आता है दूसरा ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, जिसे प्लांट ऑर्डर बोलते हैं, जिसे जो है प्लांट ऑर्डर भी बोला जाता है। आवर लैंड मासेस इज कवर्ड विद ग्रास एंड स्मॉल श्रब्स। हमारा जो लैंड मास है, यानी कि ये जो पृथ्वी का टुकड़ा है, वो ग्रास से और छोटी छोटी श्रब से, यानी जो झाड़ियाँ हैं उनसे भरा हुआ है, छोटी छोटी श्रब से भरा हुआ है। एंड दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द एंटायर सॉइल। और जो पूरी मिट्टी है, पूरी मृदा है ना, उसकी लाइनिंग के फॉर्म में उसकी एक उसका जो एक मतलब एक अस्तर है, उसकी फॉर्म में दिखाई देते हैं। श्रब्स, प्लांट्स, ट्रीज़ फॉर्म में ह्यूज फॉरेस्ट। श्रब्स, प्लांट्स और ट्रीज़ जो है वो एक बड़े से फॉरेस्ट का, एक बहुत विशालकाय जंगल का निर्माण करते हैं। अलॉन्ग विद द फ्लोरा इन द ओशियन। ओशियन में जो फ्लोरा और फाना है, जो ओशियन महासागर में जो जीव जंतु हैं, उसके साथ साथ जो ये श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, ये बहुत विशालकाय फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं। और यही सब जो है वो प्लांट ऑर्डर या बायो ऑर्डर है, प्राण अवस्था है। इसको जैसे हम बोलते हैं प्राण अवस्था। ठीक है, तो प्लांट ऑर्डर को हम प्राण अवस्था भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द नेक्स्ट बिग ऑर्डर ऑन आवर प्लानेट। और जो है मटेरियल ऑर्डर के बाद ये सेकंड बिग ऑर्डर है ऑन आवर प्लानेट। तो मटेरियल ऑर्डर को तो पदार्थ अवस्था बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे प्राण अवस्था बोलते हैं। प्राण अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट ऑर्डर हमें जीने के लिए, हमें नर्चर करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए खाद्य सामग्री देता है।
या फिर एयर वगैरह भी देता है। एनिमल ऑर्डर, अब थर्ड ऑर्डर है हमारा एनिमल ऑर्डर। एनिमल एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु जो मतलब रेंगते हैं, ऐसे रेंगने वाले क्रीचर जो हैं, रेप्टाइल का मतलब है रेंगने वाले क्रीचर। और इसी तरह के जो क्रीचर का मतलब प्राणी, इसी तरह के और सारे प्राणी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम एनिमल ऑर्डर बोलते हैं। और एनिमल ऑर्डर को हम बोलते हैं जीव अवस्था, जीव अवस्था। तो एनिमल, इसमें क्या आते हैं, एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं। ह्यूमन ऑर्डर, इसमें वो सारे भी आते हैं जो मैमल्स होते हैं, है ना, मैमल्स, इसमें स्तनपाई जानवर और सब ये जो है हमारे जो वाटर एनिमल्स होते हैं, ये सारे आते हैं। ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर जो है, मज़े की बात यह है कि वो सबसे छोटा ऑर्डर है एंड दे आर रेफर्ड टू एज ह्यूमन ऑर्डर। उनको ह्यूमन ऑर्डर जाना जाता है और उनको ज्ञान अवस्था के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ऑर्डर का नाम क्या है, ज्ञान अवस्था। ह्यूमन अब आता है, तो इस तरह से ये हमारे सारे ऑर्डर्स थे। मटेरियल ऑर्डर को पदार्थ अवस्था बोलेंगे, प्लांट ऑर्डर को जीव अवस्था, प्राण अवस्था, एनिमल को जीव अवस्था और ह्यूमन ऑर्डर को ज्ञान अवस्था। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव ऑफ ऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मटेरियल ऑर्डर इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स और पार्टिकल्स। मटेरियल ऑर्डर जो है वो छोटे छोटे यूनिट या पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बना है। व्हेन दीज यूनिट्स आर कलेक्टिवली गैदर्ड इनटू वन प्लेस, जब इन यूनिट्स को, इन पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे यूनिट्स को एक साथ एक प्लेस पर गैदर किया जाता है, दीज कंस्ट्रक्ट और कंपोज सम क्रिएशन। तो ये किसी छोटे से क्रिएशन का, निर्माण का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी किसी छोटे से क्रिएशन को बनाते हैं, कंपोज करते हैं। लेकिन व्हेन दीज पार्टिकल्स आर ब्रोकन, जब इन्हीं पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं, ये बिखर जाते हैं। इसीलिए मटेरियल ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन। जब पार्टिकल्स को गैदर किया जाता है कलेक्टिवली तो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं यानी कंपोजिशन करते हैं, और जब इन्हीं पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाता है तो ये बिखर जाते हैं और डीकम्पोजिशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ईंट है, ब्रिक है, एक ब्रिक कैसे बनी है, मिट्टी और सीमेंट की बनी है। तो जब मिट्टी और सीमेंट को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है तो ब्रिक बन जाती है, और जब उसी ब्रिक को तोड़ा जाता है तो जो मिट्टी और सीमेंट के कण हैं वो बिखर जाते हैं और वो डीकम्पोजिशन कर देते हैं। अगला आता है हमारा प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर हैज़ द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्चर एंड वर्सन। नर्चर का मतलब पोषित करना और वर्सन का मतलब बहुत खराब करना। तो इसकी जो प्लांट ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है नर्चर करना और वर्सन करना। अब देखिए कैसे, इफ़ टेकन समथिंग इन द लिमिट, अगर कोई चीज़ लिमिट में ली जाए तो ये नर्चर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ही उसमें बताते हैं, जो आप, अगर हम अल्कोहल को ब्रांडी की फॉर्म में लें तो ये हमें नर्चर करेगी, सर्दी से बचाएगी, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे कहीं ना कहीं सूथन करेगी। बट इफ़ टेकन इन एक्सेस, लेकिन अगर उसी अल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो इट विल वर्सन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को ख़राब कर देगी, हमारे लंग्स को बिगाड़ देगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा का पूरा तरह से डैमेज कर देगी। तो प्लांट ऑर्डर का इसी तरह से नर्चर और वर्सन दो क्वालिटीज़ हैं, दो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो दो नेचुरल स्वभाव हैं। अगला आता है एनिमल ऑर्डर। स्वभाव ऑफ द सेल्फ ऑफ द एनिमल ऑर्डर इज़ नॉन क्रूअल्टी, यानी कि अक्रूरता, और क्रूअल्टी यानी कि क्रूरता। तो अगर हम बात करें एनिमल ऑर्डर के आई की, तो उसका स्वभाव है क्रूरता और अक्रूरता। कैसे, एग्जाम्पल के लिए, काऊ में लार्जली भी लिविंग विद ए फीलिंग ऑफ नॉन क्रूअल्टी। काऊ है ना, बफेलो है ना, छोटा सा जो आपका ये पैरट है ना, कितनी सुंदर चिड़िया होती है, स्पैरो है, ये क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से देखने पर लार्ज दिखाते हैं नॉन क्रूअल्टी की यानी अक्रूरता की फीलिंग, जबकि एनिमल्स जैसे टाइगर, लॉयन, ये जो हैं वो क्रूअल्टी की फीलिंग को एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इनका स्वभाव क्या हो गया, क्रूरता और अक्रूरता। अब आता है ह्यूमन ऑर्डर। स्वभाव, वैल्यू ऑफ द सेल्फ आई इन द ह्यूमन बीइंग इज परसिवरेंस, ब्रेवरी एंड जनरोसिटी। तो जो ह्यूमन बीइंग के सेल्फ यानी आई की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, धीर गंभीरता, परसिवरेंस यानी धीरता, धैर्य एक तरह से, ब्रेवरी यानी कि वीरता, और जनरोसिटी यानी उदारता। परसिवरेंस क्या होती है, अभी इसको भी पढ़ लेते हैं। बीइंग एश्योर्ड दैट द all encompassing solution is to understand and live in harmony at all levels of existence। परसिवरेंस का मतलब है इस बात का भरोसा हो जाना कि सारे
एनकम्पासिंग सोल्यूशन, सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, अंडरस्टैंड करना और हारमनी में रहना सारे एग्जिस्टेंस के सारे लेवल, यानी कि चारों लेवल जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है उससे भी हम जो है हारमनी में रहें, उसको समझें, और प्लांट ऑर्डर के साथ हारमनी में रहें, उसकी उपयोगिता को समझें, और एनिमल ऑर्डर के साथ हारमनी में रहें, उसकी उपयोगिता को समझें। यही हमारी धीरता है, इसके बारे में एश्योरेंस हो जाना हमारी धीरता है। ब्रेवरी क्या है, आई एम रेडी टू हेल्प द अदर टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के साथ सभी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी क्या है, ब्रेवरी है, बहादुरता है, वीरता है। जनरोसिटी, उदारता क्या है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, माई बॉडी एंड वेल्थ टू हेल्प द अदर हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, मैं अपने आप को, अपने बॉडी को और अपनी धन संपदा को, अपनी संपत्ति को दूसरे में लगाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा वो व्यक्ति अदर हैव, जिसके पास राइट समझ है। तो ऐसे व्यक्तियों जिनके पास राइट समझ है, मैं उनकी हर तरह से, यानी तन मन धन से, माई सेल्फ माई बॉडी एंड वेल्थ का मतलब है तन मन धन से। मैं इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जनरोसिटी क्या है, इस बात को समझना कि मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए, डेडिकेटेड करने के लिए तैयार हूँ हर उस व्यक्ति के लिए ये अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है। ये अब बात कर लेते हैं इन्नेटनेस की। इन्नेटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। इन्नेटनेस का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति, जन्मजातता, है ना। इन्नेटनेस का मतलब क्या है, इन्नेटनेस मीन्स क्वालिटीज विच आर इन्नेट टू द यूनिट। इन्नेटनेस का मतलब है वो सारे गुण, वो सारी ट्रेट्स, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी क्वालिटीज, वो सारे गुण जो किसी भी यूनिट में इन्नेट होते हैं, जन्मजात होते हैं। ईच यूनिट इन एग्जिस्टेंस एग्जिबिट्स एन इन्नेटनेस। यूनिट, एग्जिस्टेंस का हर यूनिट, यानी अस्तित्व का हर यूनिट, यानी नेचर का हर यूनिट जो है वो एक इन्नेटनेस दिखाता है, एक धारणता दिखाता है। इन्नेटनेस को धारणता भी कहते हैं, धारणता, तो एक धारणता दिखाता है, यानी कि एक जन्मजात प्रवृत्ति दिखाता है। एन इंट्रिंसिक क्वालिटी, एक ऐसी इंट्रिंसिक क्वालिटी, एक ऐसी बेसिक क्वालिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, जो उनसे सेपरेट नहीं की जा सकती, जो उनसे अलग नहीं की जा सकती, जो उनसे छीनी नहीं जा सकती, वो उनके अंदर आंतरिक रूप से विद्यमान होती है, जन्मजात रूप से विद्यमान होती है। We refer this principle as innateness, also called धारणा of that unit। हम इस प्रिंसिपल को, इस आदर्श को, कि एक हर यूनिट में उसकी एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है जो उससे अलग नहीं की जा सकती, इस धारणा को हम इन्नेटनेस कहते हैं, और इसी को हम धारणा भी कहते हैं हर यूनिट की। दिस इज इंट्रिंसिक टू द यूनिट, ये यूनिट में पहले से ही विद्यमान होती है, ये यूनिट में इन्नेट होती है, यानी जन्मजात होती है। अब देखते हैं कैसे। मटेरियल ऑर्डर, व्हेन वी बर्न कोल, मटेरियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। व्हेन वी बर्न कोल एंड इट हैज फिनिश्ड बर्निंग एंड ओनली सम ऐश इज लेफ्ट एंड स्मोक हैव गॉन आउट, इट इज नॉट दैट द बेसिक मटेरियल, द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन कोल हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट और डिसअपीयर्ड फ्रॉम एग्जिस्टेंस। जब हम कोल माने कोयला, कोयले को जलाते हैं और ये जलना खत्म हो जाता है, केवल कुछ राख, ऐश का मतलब है कुछ राख बचती है, और स्मोक जो धुआं है वो चला जाता है, तो इट इज़ नॉट दैट द बेसिक मटेरियल। तो बेसिक मटेरियल वो नहीं होता है जो कोल होता है। द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन कोल, तो क्या बचता है राख के फॉर्म में, वो कोल के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो बचते हैं, और वो कण जो हैं वो एग्जिस्ट करते रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, एग्जिस्टेंस से डिसअपीयर नहीं होते हैं, एग्जिस्टेंस से जो है गायब नहीं होते हैं। आपने यही तो देखा होगा, जब कोल जलाते हैं हम, तो वो कोल तो जल जाता है, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो खत्म हो जाता है उसका, लेकिन जो ऐश के रूप में उसके कण बचते हैं, तो वो वही कण होते हैं जो उसमें पहले से, जिन कणों से वो कोल बना होता है। They may not be visible to the eye at that moment, but they continue। वो जो कण हैं वो विजिबल नहीं होते, दृश्य मतलब अदृश्य रहते हैं, आईज को विजिबल नहीं होते हैं उस समय में, लेकिन वो कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, लेकिन वो बने रहते हैं। दे स्टिल आर इन द फॉर्म ऑफ द अदर मैटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेज। वो किसी ना किसी फॉर्म में विद्यमान रहते हैं, या तो वो जो है किसी अलग मैटर के फॉर्म में हो जाते हैं या किसी गैस के फॉर्म में हो जाते हैं। दिस इज देयर विद ऑल मटेरियल यूनिट्स। ऐसा ही सभी मटेरियल यूनिट के साथ है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैटर, हम किसी भी मैटर को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो है एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। जैसे कोल को हमने बदला तो ऐश फॉर्म में आ गया, तो हम केवल फॉर्म को, उसके रूप को चेंज करते हैं, उसका जो मैटर है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको हम नष्ट नहीं करते।
Thus to exist or existence is intrinsic to all material। इस तरह से हम कह सकते हैं कि exist करना, existence यानी कि अस्तित्व में बने रहना, ये जो है वो हर मटेरियल के साथ इंट्रिंसिक है, इन्नेट है, यानी कि जन्मजात है। वी कैन नॉट सेपरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग फ्रॉम द थिंग्स इटसेल्फ। हम किसी भी चीज़ का अस्तित्व उस चीज़ से छीन नहीं सकते। तो जो क्या हुआ, इन्नेटनेस क्या हुआ मटेरियल ऑर्डर का, टू एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंस। अब आते हैं प्लांट ऑर्डर, बायो ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर जो है वो मटेरियल ऑर्डर का ही विकसित रूप है। इट आल्सो हैज द इन्नेटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। प्राणिक ऑर्डर में भी इन्नेटनेस के रूप में एग्जिस्टेंस वाला तत्व विद्यमान है। इट आल्सो एग्जिबिट्स द ग्रोथ, और ये ग्रोथ भी दिखाता है। इन्नेटनेस इसकी क्या है, एग्जिस्टेंस के साथ साथ ग्रोथ भी है। The principle of growth cannot be separate from any units of this order, यानी प्राणिक ऑर्डर। जो ग्रोथ का प्रिंसिपल है वो प्लांट ऑर्डर के किसी भी यूनिट से अलग नहीं किया जा सकता। इफ इट इज ऑफ प्राणिक ऑर्डर, अगर ये प्राणिक ऑर्डर है तो ग्रो करेगा ही करेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए प्लांट, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक प्लांट है, यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग, तो इसे आप बढ़ने से नहीं रोक सकते। इट विल कंटिन्यू टू रेस्पायर, ये सांस भी लेगा और अपना रूप चेंज करता रहेगा। जैसे पहले सैपलिंग होता है, छोटा पौधा होता है, वो फिर प्लांट बनता है ना। पहले जो है स्प्राउटिंग होता है, अंकुरण होता है, तो ये जो है वो बढ़ता, लेकिन बढ़ा तो ना वो, तो ये सांस लेता रहेगा और अपने रूप को चेंज करता रहेगा। द ओनली वे दैट यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग इज बाई कटिंग इट। एक ही तरीका है इसे ग्रो करने से रोकने का, वो ये है कि आप इसे काट दें। बट व्हेन यू डू दैट, लेकिन आप इसे काट देंगे, इट सीज टू बिलोंग टू द प्राणिक ऑर्डर। ये प्राणिक ऑर्डर में कहीं ना कहीं बना रहेगा। इंस्टेड डिके, इसके अतिरिक्त ये क्या करेगा, डिके हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एंड देन बिलोंग्स टू द मटेरियल ऑर्डर, और नष्ट होकर क्या है, मटेरियल ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्योंकि ये आपने पढ़ा था कि जो है ये मटेरियल ऑर्डर का ही डेवलपमेंट है। तो ये नष्ट होकर, भाई आप क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपका प्लांट सूख जाता है तो आप उसे काट देते हैं, काट कर वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। तो वो मिल तो मटेरियल ऑर्डर में ही तो मिल जाता है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव ए प्लांट इट विल ग्रो। तो जब तक भी आपके पास एक प्लांट है तो ये ग्रो करता रहेगा। तो इसकी इन्नेटनेस क्या हुई, प्लांट ऑर्डर की इन्नेटनेस क्या हुई, ग्रो करना और एग्जिस्टेंस करना। एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर इज ए डेवलपमेंट ऑफ द प्राणिक ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर जो है वो प्राणिक ऑर्डर का डेवलपमेंट है, जैसे प्राणिक ऑर्डर डेवलपमेंट था मटेरियल ऑर्डर का। एंड देयरफॉर दिस ऑर्डर इनहेरिट द इन्नेटनेस ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर, नेमली एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। तो क्योंकि प्राणिक ऑर्डर जो है वो मटेरियल ऑर्डर का डेवलपमेंट था, तो प्राणिक ऑर्डर में मटेरियल ऑर्डर का एग्जिस्टेंस वाला इन्नेटनेस आया। अब जो ये एनिमल ऑर्डर है, ये दोनों का, ये जो है प्राणिक ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर का डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या होगा, दिस ऑर्डर इनहेरिट द इन्नेटनेस ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर, नेमली एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। एनिमल ऑर्डर में अपने दोनों ऑर्डर्स की, अपने दोनों पिछले ऑर्डर्स की इन्नेटनेस भी आएगी, यानी एग्जिस्टेंस भी आएगा और ग्रोथ भी आएगी। दिस इज एट द लेवल ऑफ द बॉडी विच इज फिजिको केमिकल इन नेचर। दिस इज एट द लेवल ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेवल पर हम कह सकते हैं कि फिजिको केमिकल होता है नेचर में। इन एडिशन ऑल यूनिट्स इन दिस ऑर्डर हैव द विल टू लिव इन आई। इसके अलावा इस ऑर्डर के सभी यूनिट्स में क्या होता है, जीवित रहने की विल होती है। विल का मतलब इच्छा शक्ति होती है। इन द आई, आई में जीवित रहने की शक्ति होती है। इंडीड नो यूनिट इन दिस नेचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस विल टू लिव। वास्तव में इस ऑर्डर का कोई भी यूनिट विल टू लिव से अलग नहीं हो सकता। इट इज इंट्रिंसिक टू एवरी यूनिट इन दिस ऑर्डर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एनिमल ऑर्डर की इन्नेटनेस है वो क्या है, विल टू लिव है, यानी जीवित रहने की शक्ति, जीवित रहने की इच्छा, विल टू लिव। और क्या क्या है, एग्जिस्टेंस है, ग्रोथ है, और तीसरी क्या है, विल टू लिव। अब आती है ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन ऑर्डर, नॉलेज ऑर्डर, ज्ञान अवस्था। When we look at the human being, we find that existence and growth are fundamentally present in the body. जब हम ह्यूमन बीइंग पर देखते हैं, एक नज़र डालते हैं, तो हम ये पाते हैं कि एग्जिस्टेंस और ग्रोथ जो है वो फंडामेंटली किस बॉडी में प्रेजेंट है। जस्ट एज इन एनिमल बॉडी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एनिमल बॉडी में एग्जिस्टेंस था, ग्रोथ थी, ऐसे ही ह्यूमन ऑर्डर में भी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ है। एट द लेवल ऑफ आई के लेवल में, हाउएवर इन एडिशन टू द विल ऑफ लिव, विल टू लिव, जीवित रहने की इच्छा आई के क्रम में तो है ही। ए ह्यूमन्स बीइंग इन्नेटनेस इज द विल टू लिव विद हैप्पीनेस। अब क्या है, जैसे
एनिमल ऑर्डर में केवल क्या था कि विल टू लिव इन आई था, लेकिन इसमें क्या है, विल टू लिव विद हैप्पीनेस। ये केवल जीवित ही नहीं रहना चाहता बल्कि हैप्पीनेस के साथ, सुख के साथ जीवित रहना चाहता है, सुख के साथ जीवित रहना। तो इसकी इननेटनेस क्या होगी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, सुख के साथ जीवित रहना, ये इसकी इननेटनेस है, यानी विल टू लिव विद हैप्पीनेस, ये इननेटनेस है ह्यूमन ऑर्डर की। इसके साथ साथ एग्जिस्टेंस, ग्रोथ और विल टू लिव इन आई तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ विल टू लिव इन आई में इसकी कामना खत्म नहीं हो जाती, बल्कि विल टू लिव इन हैप्पीनेस, सुख समृद्धि के साथ ये जीवित रहना चाहता है। अब आता है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन नेचर। ये देखते हैं व्हाट इज कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस क्या है? कन्फॉर्मेंस का मतलब है, व्हाट इज कन्फॉर्मेंस, ईच यूनिट कन्फॉर्म्स टू द प्रिंसिपल ऑफ कन्फॉर्मेंस। जो हर यूनिट है वो कहीं ना कहीं कन्फॉर्मेंस के आदर्श से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है। कन्फॉर्म का मतलब चिपका रहता है, रहना। इट मीन्स हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिट इज प्रिजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि यूनिट के जो कोई भी यूनिट है उसकी जो फंडामेंटल नेचर है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता किस तरह बनाई रखी जाती है। Material order. Continuity of the fundamental nature of the material unit is preserved through the physical and chemical processes. अब जो है material unit की fundamental nature की निरंतरता जो है वो कैसे, किस में संवर्धित रहती है, preserved रहती है, संवर्धित रहती है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में संवर्धित रहती है। जैसे आयरन का एग्जाम्पल लिया है, कैसे ईच एटम ऑफ आयरन कन्फर्म्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। आयरन का हर एटम, आयरन का हर अणु जो है, लोहे का हर अणु जो है वो आयरन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल संरचना है, जो उसकी बेसिक संरचना है, उससे चिपका रहता है। देयर इज नो एटम ऑफ आयरन दैट विल बी अनलाइक द अनदर एटम ऑफ आयरन। आयरन का कोई भी अणु ऐसा नहीं होगा जो दूसरे आयरन के एटम से अलग होगा। अगर ये अलग है तो हम इसको फिर आयरन नहीं बोलेंगे। तो वी कॉल दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस। हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस मानते हैं, कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हर यूनिट आयरन का अपने ही दूसरे यूनिट से कन्फॉर्म करता है, चिपका रहता है और वो उसी के जैसा होता है। वी कैन वेरीफाई द मटेरियल ऑर्डर एग्जिबिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस को एग्जिबिट करता है, प्रदर्शित करता है। वी कैन वेरीफाई दिस फॉर ऑल थिंग्स इन द मटेरियल ऑर्डर। हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? मटेरियल ऑर्डर की हर चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हर अणु अपने दूसरे अणुओं से मिलता हुआ होगा, नाइट्रोजन का हर अणु, अदर गैसेस, कोई भी गैसेस का, गोल्ड का हर अणु जो है वो अपने दूसरे गोल्ड के अणुओं से मिलता हुआ होगा। ऑल ऑफ देम कन्फर्म्स टू एंड आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर काइंड। ये सारे जो है एक दूसरे से चिपके रहते हैं और ये अपने ही तरह के कॉन्स्टिट्यूशन से की तरह के होते हैं, अपनी ही तरह के अणुओं की संरचना के जैसे होते हैं। इनकी संरचना विभिन्न विभिन्न नहीं होती। अगर विभिन्न है तो वो आयरन का अणु होगा ही नहीं। हैंस वी कैन से दैट एनी मैटर कन्फॉर्म्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर मैटर जो है, हर मटेरियल जो है वो कन्फॉर्म्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी संरचना से चिपका रहता है और उसकी संरचना क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस होती है। प्लांट ऑर्डर, बायो ऑर्डर। ए नीम सीड विल ऑलवेज स्प्राउट ए नीम प्लांट। एक नीम सीड जो है वो हमेशा उसका जो स्प्राउट होगा, उसका जो अंकुरण होगा वो नीम प्लांट के रूप में होगा। कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि नीम सीड से आम का पेड़ निकल रहा है। ऑल ऑफ अस नो दिस, हम सभी को ये पता है। नीम प्लांट के फ्रूट्स, लीव्स, टेस्ट, लीव्स का टेस्ट, कलर का, लीव्स का कलर, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, दिस बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी नीम प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड। जो नीम प्लांट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका फ्रूट कैसा होगा, उसकी पत्तियां कैसी होंगी, उसकी पत्तियों का टेस्ट कैसा होगा, उसकी पत्तियों का रंग कैसा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन नीम प्लांट की सीड में सुरक्षित रहती है। इस तरह से वी से दैट द प्लांट इज ऑलवेज एज द सीड। तभी तो हम ये कहते हैं कि प्लांट हमेशा ऐसा होगा जैसा कि सीड है, जैसा कि बीज है। और वी कैन से एज द सीड डस द प्लांट, या फिर हम ये कहते हैं जैसा सीड होगा वैसा प्लांट होगा, है ना। हैंस वी कैन से दैट प्लांट कन्फॉर्म्स टू द सीड और हैड सीड कन्फॉर्मेंस। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट अपने बीज से चिपका रहता है और उसकी जो कन्फॉर्मेंस है वो क्या है? सीड कन्फॉर्मेंस है। देखिए अब यहाँ पर ना एक चीज़ आई, एज द सीड डस द प्लांट। तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है, एज द सीड
दस द प्लांट, तो आप इसमें कन्फॉर्मेंस वाला ही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। सारे ही लेकिन आपको सारे ही मटेरियल ऑर्डर का भी लिखना होगा, बाकी सारे तीनों ऑर्डर का भी लिखना होगा। एनिमल ऑर्डर, वी सी दैट ए काउ इज ऑलवेज लाइक ए काउ एंड डॉग इज ऑलवेज लाइक ए डॉग। हम हमेशा देखते हैं कि गाय जो है हमेशा गाय का बछड़ा जो है हमेशा गाय की तरह होता है, कुत्ता जो है वो कुत्ते का बच्चा जो है हमेशा कुत्ते की तरह होता है, डॉग की तरह होता है। एनिमल कन्फॉर्म्स टू देयर लीनेज, एनिमल्स जो हैं वो अपने लीनेज के से चिपके रहते हैं, यानी अपने वंश से चिपके रहते हैं। How animals are, their behavior is according to their lineage, they belong to the lineage they come from. एनिमल कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, ये सब किसके कारण होता है, अकॉर्डिंग टू देयर लिनेज, उनके वंश के कारण से, उनके वंश के अकॉर्डिंग होता है, जिस वंश से वो आते हैं, जिस वंश से वो संबंधित होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनिमल जो है वो अपनी ब्रीड से चिपका रहता है, ब्रीड का मतलब प्रजाति से चिपका रहता है, और उसकी प्रजाति, उसकी जो कन्फॉर्मेंस है वो क्या है, ब्रीड कन्फॉर्मेंस है। अब आता है ह्यूमन ऑर्डर, वी कैन सी दैट वी ह्यूमन्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर लाइनेज और रेस। हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है अपने वंश और प्रजाति की जैसे नहीं होते हैं, जैसे हम एनिमल्स में देखते हैं, लेकिन ह्यूमन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। वी मे पिक अप समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स एज वी ग्रो अप, बट वी आर यूजुअली वेरी डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम दैम। वी मे पिक अप समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ऐसा तो हो सकता है कि हम कुछ आदतें अपने पेरेंट्स से सीखें जब हम बड़े हो जाएं, लेकिन हम बिल्कुल हूबहू उनके जैसे हों हर तरीके में, ये संभव नहीं होता। वी ह्यूमन्स आर अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनेशन, according to our desires, according to our thoughts and the selection of I। हम ह्यूमन कैसे होते हैं, हम अपनी कल्पना के अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, अपने विचारों के अनुसार, और जो हमारा सिलेक्शन ऑफ आई है उसके अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। इट कैन कम फ्रॉम पास्ट मेमोरीज, ये जो सिलेक्शन ऑफ आई है, डिज़ायर, थॉट, इमेजिनेशन है, वो हमारी पुरानी मेमोरीज से आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से भी आ सकता है, ये हमारे एनवायरनमेंट से, मीडिया से, और कहीं से भी आ सकता है। इन द केस ऑफ ह्यूमन्स वी कैन से एज द एजुकेशन सो द ह्यूमन। हम ह्यूमन के केस में क्या कह सकते हैं कि जैसी एजुकेशन होगी वैसा ही ह्यूमन होगा। वी आर अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्स, थॉट्स एंड सिलेक्शंस। हमने देखा कि हम अपनी डिज़ायर, थॉट और सिलेक्शन के आधार पर बनते या बिगड़ते हैं। टू गेट, इनको जो है डिज़ायर, थॉट और सिलेक्शन का जो एकीकरण है उसको हम क्या कहते हैं, संस्कार। अब यहाँ पर अगर संस्कार आता है 2 मार्क्स में तो आप लिख लीजिएगा ये सिलेक्शन ऑफ आई एंड डिज़ायर, थॉट्स, कॉन्सेप्शंस एटसेट्रा। तो ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, जैसा कि उसकी एजुकेशन होगी, और एजुकेशन को भी अगर और डिफाइन करें तो क्या, जैसे हमारे डिज़ायर, थॉट्स और सिलेक्शन होगा। डिज़ायर, थॉट और सिलेक्शन के एकीकरण को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग कन्फॉर्म्स टू हिज और हर संस्कार। ह्यूमन बीइंग अपने संस्कारों से चिपका रहता है, उसकी कन्फॉर्मेंस संस्कार कन्फॉर्मेंस है। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑर्डर, एक टेबल बनाइए। मटेरियल ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में क्या चीज़ें आती हैं, सॉयल, वाटर, मेटल। प्राणिक ऑर्डर में प्लांट और ट्रीज आते हैं। एनिमल ऑर्डर में एनिमल, बर्ड्स आते हैं। ह्यूमन ऑर्डर में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। इनकी कन्फॉर्मेंस क्या है, मटेरियल ऑर्डर की कन्फॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस है, एक अणु दूसरे अणु से मिलता हुआ ही होता है। प्राणिक ऑर्डर की जो कन्फॉर्मेंस है सीड कन्फॉर्मेंस है। एनिमल ऑर्डर की कन्फॉर्मेंस ब्रीड कन्फॉर्मेंस है, लिनेज से याद रखिएगा। और ह्यूमन ऑर्डर की कन्फॉर्मेंस क्या है, राइट वैल्यूज, संस्कार कन्फॉर्मेंस है। और जो अगला टॉपिक दोस्तों हम लेने जा रहे हैं वो है इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। बात करते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता क्या है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट implies that each unit of the 4 orders is related to each other and enriching to each other। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब है आपस में एक दूसरे को फुलफिल करना, यानी आपस में एक दूसरे को एनरिच करना। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट का इम्प्लाई होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि नेचर के जो हर ऑर्डर है, नेचर के जो 4 ऑर्डर्स में से उन 4 ऑर्डर्स की हर यूनिट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये वाला कीवर्ड याद रखिएगा, और एक दूसरे को एनरिच कर रही है, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेनिफिटेड कर रही है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही है, उसकी डिमांड्स को, उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही है। तो हर यूनिट, नेचर का हर यूनिट, नेचर के 4 ऑर्डर्स का हर यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे को एनरिच कर रहा है, ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट है।
देयर इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फर्स्ट थ्री ऑर्डर्स इन नेचर। अब जो फर्स्ट थ्री ऑर्डर्स हैं यानी कि मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर यानी प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर, ये जो तीनों ऑर्डर हैं नेचर के, इनमें आपस में म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। द सॉयल प्लांट इंटरेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन द मटीरियल ऑर्डर एंड द बायो ऑर्डर। जो सॉयल और प्लांट का इंटरेक्शन है, जो मिट्टी और प्लांट का इंटरेक्शन है, यानी कि मिट्टी जो है वो प्लांट के लिए ज़रूरी है और प्लांट जो हैं जब ज़्यादा वृक्ष रहेंगे तो जो सॉयल इरोजन है वो रुकता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। सॉयल जो है वो प्लांट की नीड को फुलफिल कर रहा है और जो प्लांट है वो सॉयल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो सॉयल प्लांट का जो इंटरेक्शन है ये एक एग्जाम्पल है म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मटेरियल ऑर्डर और बायो ऑर्डर के बीच में। अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें तो एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी जो यूनिट्स हैं एनिमल ऑर्डर के डिपेंड ऑन प्लांट्स यूनिट्स ऑफ द बायो ऑर्डर फॉर देयर फूड। इसी तरह से एनिमल और बर्ड्स भी एक दूसरे पर अपने फूड के लिए निर्भर हैं। कैसे? एनिमल और बर्ड्स जो हैं वो प्लांट ऑर्डर को कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं उनकी, और बदले में जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, बीजों को इधर उधर फैलाते हैं। एनिमल्स इधर उधर जो है कहीं ना कहीं प्लांट ऑर्डर की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल और बर्ड्स हैं वो दोनों एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे को फूड प्रदान कर रहे हैं। जहाँ एनिमल और बर्ड्स जो हैं वो प्लांट को फूड प्रदान कर रहे हैं, वहीं पर प्लांट जो है, प्लांट ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स और बर्ड्स के बिना अधूरा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स जो ये हैं बर्ड्स हैं वो बीजों को इधर से उधर पहुंचाते हैं। इसी तरह से एनिमल्स में अगर बात करें अर्थवॉर्म की, तो वो मिट्टी को इतना नीचे तक खोद देता है कि वो मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब इन तीनों ऑर्डर का तो आपस में म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन ऑर्डर है इज नॉट येट एबल टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। जो हम ह्यूमन ऑर्डर हैं, हालांकि हमें ज्ञान अवस्था में कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी डिस्पाइट बीइंग इन ज्ञान अवस्था, डिस्पाइट बीइंग वेरी इंटेलेक्चुअल, हम अभी तक म्यूचुअल फुलफिलमेंट को एंश्योर नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग की लैक के कारण से, राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण से। हाउ अदर दीज थ्री ऑर्डर्स आर म्यूचुअली फुलफिलिंग ईच अदर। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से तीनों ऑर्डर एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। Let us look at the first three orders, namely the material, plant, bio and animal order. आइए देखते हैं कि पहले तीन ऑर्डर यानी मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर जिसको कि बायो प्राणिक ऑर्डर भी कहा गया है, बायो ऑर्डर भी कहा गया है, एंड एनिमल ऑर्डर जिनके नाम हैं उनको देखते हैं। वी कैन इजीली सी दैट दे आर इंटरकनेक्टेड। हमें आराम से देखने से पता लग जाएगा कि तीनों ही ऑर्डर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। And the relationship between these orders is in such a way that they all fulfill each other and coexist with each other. उनका रिलेशनशिप, इन तीनों ऑर्डर का रिलेशनशिप इस तरह का है, इस प्रकार से है कि वो तीनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं और तीनों एक दूसरे के सह अस्तित्व में रहते हैं। तीनों एक दूसरे के अस्तित्व को गरिमा प्रदान करते हैं और तीनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों इंटरकनेक्टेड हैं और तीनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं, तीनों का को एग्जिस्टेंस है। ये तीनों वर्ड की वर्ड आप याद रखना, इंटरकनेक्टेड है, फिर फुलफिल कर रहे हैं और को एग्जिस्टेंस में है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन मटेरियल ऑर्डर एंड प्राणिक ऑर्डर। अब देखिए और भी डिटेल में बता देते हैं, एग्जांपल्स हैं ये। मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, बायो ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ सॉयल, मिनरल्स एटसेट्रा। मटेरियल ऑर्डर जो है वो प्लांट और बायो ऑर्डर को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। किसके फॉर्म में पोषक तत्व देता है? वो सॉयल के फॉर्म में, मिनरल खनिज के फॉर्म में, है ना। जबकि प्लांट और बायो ऑर्डर क्या करता है? प्लांट और बायो ऑर्डर डिके होता है, नष्ट होता है, एंड फॉर्म मोर न्यूट्रिएंट्स, और वो खाद बनाता है, नए पोषक तत्व बनाता है, और इस तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी की फर्टिलिटी को एनरिच करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को जो है बढ़ाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए कि जहाँ जो है मटेरियल ऑर्डर सॉयल और मिनरल्स दे रहा है प्लांट ऑर्डर को, वहीं पर प्लांट ऑर्डर जो है वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को, मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रदान कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कंपोज्ड मटेरियल्स, खाद वगैरह, है ना। प्लांट हेल्प मूव द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉयल। प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स किस में मदद करते हैं? न्यूट्रिएंट को मूव करने में, पोषक तत्वों को मूव करने में मदद करते हैं
सॉयल की वेरियस लेयर्स, जो मिट्टी की विभिन्न परतें हैं, उसके माध्यम से जो है न्यूट्रिएंट को अंदर तक पहुंचाते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉयल टुगेदर, जो मिट्टी की प्लांट की जड़ें हैं वो सॉयल को अच्छी तरह से पकड़े रहती हैं और इस तरह से सॉयल इरोजन से मिट्टी के अपरदन से प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस तरह से प्लांट कैसे करते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट को मिट्टी की अंदर की परतों तक, इंटीरियर परतों तक पहुंचाते हैं, इंटीरियर लेयर्स तक पहुंचाते हैं, और क्या करते हैं, जो प्लांट की रूट्स हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, होल्ड करे रहती हैं, इस तरह से सॉइल इरोजन नहीं होने पाता। तो दोनों एक दूसरे को एनरिच कर रहे हैं। प्लांट, एक और भी चीज़ है, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल ऑर्डर, और इस तरह से मटेरियल ऑर्डर के मूवमेंट में मटेरियल ऑर्डर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इस तरह से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी है और को एग्जिस्टेंस है जो हम इन दोनों के बीच में देख सकते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी दोनों की, और को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व, और आपसी इंटरडिपेंडेंसी आपसी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, आपसी निर्भरता। तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा आप, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी या आपसी निर्भरता, और को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व। ठीक है, अब आते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल एनिमल, बर्ड्स एंड फिशेज। मटेरियल ऑर्डर जो है वो बेस प्रदान करता है, फाउंडेशन प्रदान करता है, आधार एक प्रदान करता है, किसके लिए, सारे एनिमल, बर्ड और फिशेज के मूवमेंट के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज आर नेसेसिटीज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मटेरियल ऑर्डर के वाटर, मटेरियल ऑर्डर की ऑक्सीजन और बहुत सारी जो गैसेज हैं वो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी हैं और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी हैं। एट द सेम टाइम द एनिमल ऑर्डर हेल्प्स एनरिचेस द सॉयल। इसी तरह से इसी के साथ साथ कि हम देख चुके हैं कि एनिमल ऑर्डर जो है वो सॉयल को एनरिच करने में सहायता करता है अपने एक्सक्रेशा से, और अपने ये जो एक्सक्रेशा है उसका, तो इस तरह से हमने देखिए पहले भी देखा था कि जो है एनिमल ऑर्डर खाद बनाता है। क्या बनाता है, अपने एक्सक्रेशा से सॉयल को एनरिच करने की कोशिश करता है, सॉयल को जो है अच्छा बनाने की। एनरिच करने का मतलब यहाँ पर एक वर्ड और भी याद रख सकते हैं आप, एनरिच करने का मतलब होता है फर्टाइल बनाना, उपजाऊ बनाना, और मिट्टी की जो प्रजनन शक्ति है जिससे पौधे अच्छे बने तो उसको अच्छा करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनिमल ऑर्डर जो है वो क्या करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और क्या करता है, अपने एक्सक्रेशा से अपने एक्सक्रेशा से अच्छा बनाता है। और ये जो एक्सक्रेशा है वो प्लांट की जी, तो एनिमल ऑर्डर जो है वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है अपने एक्सक्रेशा से। एक्सक्रेशा का मतलब होता है अपने विसर्जित पदार्थों से, अपने मल मूत्र से, जैसे गाय का गोबर है ना। एंड ये जो एक्सक्रेशा है हेल्प्स द प्लांट विद न्यूट्रिएंट्स, और जो ये एक्सक्रेशा है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देकर, प्लांट को जो है उर्वरक देकर, पोषक पदार्थ देकर सहायता करता है। प्लांट और बायो ऑर्डर प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल, बर्ड्स एंड फिशेज। इसी तरह से प्लांट और बायो ऑर्डर जो है वो फूड देता है एनिमल, बर्ड्स और फिशेज को। एनिमल ऑर्डर क्या करता है, हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स और ऑफ द प्राणिक ऑर्डर, और एनिमल ऑर्डर क्या करता है, पॉलिनेशन में यानी पराग फैलाने में, यानी कि बीजों को फैलाने में, फ्लावर्स के बीजों को फैलाने में सहायता करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर में भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी है। अब आता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। अब देखिए कहानी आती है हम लोगों की ह्यूमन ऑर्डर की, ज्ञान अवस्था की। वी ह्यूमन आल्सो हैव ए नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग। हमारे अंदर भी हम भी ये स्वाभाविक रूप से एक्सेप्टेंस करते हैं, स्वीकृत करते हैं कि हम म्यूचुअली फुलफिल रहना चाहते हैं, आपस में फुलफिलिंग स्टेज में रहना चाहते हैं इन तीनों ऑर्डर्स के साथ। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू एंश्योर दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट, यानी हमारी इच्छा तो है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस तो है कि हम म्यूचुअली फुलफिल्ड रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस म्यूचुअल फुलफिलमेंट को एंश्योर करने में समर्थ नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑर्डर फॉर सॉयल। हम अगर बात करें तो मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंडेंट हैं, सॉयल के लिए, मिनरल के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, एयर के लिए, है ना,
ऑक्सीजन के लिए, एंड मेटल्स और मेटल्स पर डिपेंडेंट हैं, बट ओनली एंड अप पॉल्यूटिंग द सॉयल एंड डिप्लीटिंग द फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन एंड अप काय में करते हैं, हम ख़त्म काय में हो जाते हैं, सॉयल को पॉल्यूट कर देते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। क्या प्रदूषित कर देते हैं? क्या कर देते हैं? सॉयल को प्रदूषित कर देते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, फॉसिल का मतलब है जो जीवाश्म का ईंधन है, जीवाश्मों के ईंधन को भी हम डिप्लीट कर देते हैं, उनकी भी क्षति पहुंचाते हैं, उनको भी कम कर देते हैं। इतना दोहन करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का भी डिप्लीशन होने लगता है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड एंड टू होल्ड टुगेदर द लार्जर इकोसिस्टम। हम प्लांट पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और लार्जर इकोसिस्टम को एक साथ चलाने के लिए। बट वी हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, लेकिन हमने क्या करा है? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, एकदम उनका क्षय कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, और बहुत सारी स्पीसीज़ को, बहुत सारी प्रजातियों को, प्लांट और हर्ब्स की, पेड़ पौधों की और जड़ी बूटियों की बहुत सारी जो है प्रजातियां हैं, उनको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स टू कैरी आउट आवर प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। हम एनिमल्स पर अपने प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, अपने सामानों को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं। बट वी हैव मेड मैनी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्ट, लेकिन हमने कई एनिमल्स की स्पीसीज़ को एक्सटेंट कर दिया है, मतलब ये अभी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। एंड आर टुडे नोन फॉर आवर क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, और हम अनफॉर्चुनेटली आज जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? एनिमल्स के लिए क्रूरता के रूप में जाने जाते हैं। हम गायों को काट देते हैं, भैंसों को खा जाते हैं, है ना। We thus see that the three orders beside the human order are in harmony and are fulfilling the human order। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ऑर्डर हार्मनी में हैं और एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं, ह्यूमन ऑर्डर को भी फुलफिल कर रहे हैं। ह्यूमन ऑर्डर हैज़ नॉट इवन अंडरस्टूड इट्स ओन नीड्स प्रॉपरली। ह्यूमन ऑर्डर ने यहाँ तक कि अपनी नीड्स को भी ध्यान से समझा नहीं है। नॉर हैव वी अंडरस्टूड हारमोनियस वेज टू फुलफिल आवर नीड्स। ना ही हमें हारमोनियस तरीकों का पता है ताकि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और किसी को क्षति भी ना पहुँचे। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है एज ए रिजल्ट, यानी परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? वी हैव डिस्टर्ब्ड आवर सेल्स, हमने अपने आप को भी डिस्टर्ब कर दिया है। एंड जो बैलेंस है अमंग अदर थ्री ऑर्डर्स, और जो ये बैलेंस है तीनों ऑर्डर्स के बीच का, वो भी ख़त्म हो गया है। द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मनी इज़ नाउ अफेक्टिंग आवर लाइफ्स इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंड अदर डाउनफॉल्स। इस डिसहार्मनी का इफेक्ट क्या है कि हमारी लाइफ अब कई बीमारियों से और कई डाउनफॉल से जूझ रही है, अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अब आता है रोल क्या है। ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है? टू रियलाइज दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ह्यूमन बीइंग का रोल ये है कि इस म्यूचुअल फुलफिलमेंट को रियलाइज करे। फॉर दिस ऑल दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स टू डू इज, इसके लिए जो ह्यूमन बीइंग को करना है वो क्या है? करना है टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले उसे सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग का विकास करना होगा। ये लेक्चर हमारा हिंदी वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, तो आप हिंदी वाले बच्चे भी आप इससे बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज इनहेरेंट इन नेचर, ये समझना पड़ेगा उसे कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो है वो इनहेरेंट है नेचर में, यानी पहले से ही है, जन्मजात है। वी डू नॉट हैव टू क्रिएट इट, हमें इसे क्रिएट नहीं करना, सिर्फ समझना है। टू लिव अकॉर्डिंगली दैन द म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर्स विल बी मेंटेन्ड। हमें इसी अकॉर्डिंग रहना होगा। किस अकॉर्डिंग रहना होगा? राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ये समझकर कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट नेचर में पहले से ही विद्यमान है, हमें इसे क्रिएट नहीं करना है। इस समझ के साथ हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्रिएट करना होगा और इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को जीना होगा। देन द म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द, और इस तब क्या होगा? अगर हम इस तरह से रहेंगे तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट चारों ऑर्डर्स के बीच में, जो ह्यूमन ऑर्डर में नहीं है, वो ह्यूमन ऑर्डर का भी बाकी सारे यूनिट्स के साथ, बाकी सारे ऑर्डर्स के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट स्थापित हो जाएगा। तो हमें सही समझ विकसित करनी है और ये महसूस करना है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। बस इसे समझना है, और समझना कैसे है? राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ। हमारा अगला टॉपिक जो हमने लिया है दैट इज रिसाइकेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन है व्हाट इज रिसाइकेबिलिटी। रिसाइकेबिलिटी क्या होती है ये बताना चाहेंगे। इफ ड्यूरिंग ए प्रोसेस ए मटेरियल यूनिट इन नेचर ट्रांसफॉर्म्स एंड फाइनली कम्स बैक टू द सेम फॉर्म, इट इज कॉल्ड रिसाइकेबिलिटी।
एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी प्रोसेस में यानी कि किसी प्रक्रिया के दौरान कोई भी मटेरियल यूनिट, नेचर का कोई भी मटेरियल यूनिट ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तित होता है, अपना फॉर्म चेंज करता है और फॉर्म चेंज करके फाइनली यानी अल्टीमेटली अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। सेम फॉर्म का मतलब है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, अपनी मूल फॉर्म में, मौलिक फॉर्म में आ जाता है, तो इसी को रिसाइकलेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साइकिल ऑफ वाटर है, पहले इवापोरेशन होता है यानी भाप बनती है, फिर कंडेंसेशन होता है और फिर होता है प्रीसिपिटेटिंग। प्रीसिपिटेटिंग का मतलब वर्षण। तो इस तरह से जो वर्षा पानी है, पानी का पहले भाप बनती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है और दोबारा से जो उसका कमिंग बैक है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है प्रीसिपिटेटिंग के फॉर्म में। तो ये जो पूरा साइकिल है ये वेदर फिनोमेना को जन्म देता है, वेदर की घटना को जन्म देता है। फिनोमेना का मतलब है घटना। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि कोई भी मटेरियल यूनिट, जो नेचर का कोई भी यूनिट है, जब वो ट्रांसफॉर्म होता है और फिर फाइनली अपने कम बैक कैसे करता है, फाइनली अपने सेम फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में कम बैक करता है, तो इसी को रिसाइकलेबिलिटी बोलते हैं। साइकिल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइकिल भी इसी तरह से बनता है और मतलब ट्रांसफॉर्म होता है और फिर कमिंग बैक करता है। और नाइट्रोजन साइकिल भी रिसाइकलेबिलिटी के कुछ और एग्जाम्पल हैं। इस तरह से आपके पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हो गए। साइकिल ऑफ वाटर, ठीक है, इसे आप चार्ट बना के लिख लीजिएगा, साइकिल ऑफ ऑक्सीजन एंड साइकिल ऑफ नाइट्रोजन। अब आता है व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन। द ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बाय देमसेल्व्स इन ए म्यूचुअली फुलफिलिंग मैनर। ब्रीड्स का मतलब प्रजातियां। आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है कि जो एनिमल की ब्रीड्स हैं और प्लांट्स की ब्रीड्स हैं वो अपना एग्जिस्टेंस करती रहती हैं, यानी वो अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, अपने स्वयं से अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। कैसे? एक दूसरे को फुलफिल करते हुए, यानी एनिमल और प्लांट एक दूसरे को फुलफिल करते हुए अपने एग्जिस्टेंस में जारी रहते हैं, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रहते हैं। और जो ये प्रक्रिया है कि एग्जिस्टेंस में बने रहना यानी अस्तित्व में बने रहना और एक दूसरे को फुलफिल करते हुए बने रहना, यानी विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर्स आइडेंटिटी, एक दूसरे की आइडेंटिटी को, एक दूसरे की पहचान को खोए बिना म्यूचुअली एक दूसरे को फुलफिल करते हुए अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, इसी को सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बर्ड्स आर रेगुलेटेड इन सच अ वे दैट ऑल द ब्रीड्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। एनिमल और प्लांट की जो जनसंख्या है, बर्ड्स की जो जनसंख्या है, वो इस तरह से रेगुलेशन में रहते हैं, इस तरह से नियंत्रण में रहते हैं कि उनकी प्रजातियां जो है वो एग्जिस्ट करती रहती हैं। कोई भी एक दूसरे की प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचाता है और बिना नुकसान पहुंचाए, बिना एक दूसरे के अस्तित्व को, बिना एक दूसरे की पहचान को, बिना एक दूसरे की ब्रीड्स को नुकसान पहुंचाए बिना अपने अस्तित्व में जारी रखना, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते रहना, यही सेल्फ रेगुलेशन है। अब स्पेस पर शॉर्ट नोट है। स्पेस कैन बी डिफाइंड एज एन अनलिमिटेड एंटाइटी। स्पेस को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम एक अनलिमिटेड एंटाइटी के रूप में, एक इनफाइनाइट एंटाइटी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। एक असीमित एंटाइटी, एक असीमित प्रजाति के रूप में या असीमित यूनिट के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस एक यूनिट नहीं है। इट कांट बी टच्ड, स्मेल्ड और सीन। इसको ना तो टच करा जा सकता है, ना उसको स्मेल का मतलब सूंघा जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है। स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर। हालांकि इसे टच नहीं किया जा सकता, स्मेल नहीं किया जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हर जगह विद्यमान होता है, हर जगह अस्तित्व में बना रहता है। It maintains a certain regularity and obeys certain laws. स्पेस जो है वो एक सर्टेन रेगुलरिटी को मेंटेन करता है, बनाए रखता है, यानी एक नियमित प्रक्रम को बनाए रखता है। रेगुलरिटी का मतलब है एक नियमित प्रक्रम को बनाए रखता है और सर्टेन लॉज का और निश्चित नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि रात जो है वो रात के टाइम पर होती है, सुबह जो है वो सुबह के टाइम पर होती है। तो स्पेस ऐसा है जो अनलिमिटेड है। इसके क्या क्या फॉर्म है? एक तो अनलिमिटेड एंटाइटी है, यूनिट नहीं है अपने आप में कोई एक, इसको टच नहीं किया जा सकता, स्मेल्ट नहीं किया जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एवरीवेयर, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह एग्जिस्ट रहता है और सर्टेन रेगुलरिटी को बनाए रखता है, सर्टेन लॉज को फॉलो करता है। स्पेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन विद अनदर ऑब्जेक्ट। स्पेस को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इसके रिलेशन के संबंध में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
2 मार्क्स में आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। होलिस्टिक इन ह्यूमन वैल्यूज रेफर्स टू एन अप्रोच दैट कंसीडर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन दीज वेरियस एंटाइटीज। अगर हमें होलिस्टिक को डिफाइन करना हो ह्यूमन वैल्यूज में, तो ये एक ऐसी अप्रोच है, ये एक ऐसी पहुंच है। अप्रोच का मतलब ये एक ऐसी पहुंच है जो कंसीडर करती है, जो हमें समझाती है, क्या समझाती है कि ह्यूमन लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, ह्यूमन लाइफ के जो डिफरेंट पक्ष हैं, उनका इंटरकनेक्टेडनेस क्या है, उनकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी कैसी है, और उस इंटरकनेक्टेडनेस का वेरियस एंटाइटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रजातियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये होलिस्टिक, इसका मतलब है होलिस्टिक। तो होलिस्टिक एक ऐसी पहुंच है जिससे हमें पता लगता है कि डिफरेंट एंटाइटीज के बीच में इंटरकनेक्टिविटी कैसी है, आपसी कनेक्टिविटी कैसी है, और उस आपसी कनेक्टिविटी का दूसरी प्रजातियों पर क्या इंपैक्ट होता है। होलिस्टिक अप्रोच वी सजेस्ट दैट द मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज वी यूज मस्ट बी इको फ्रेंडली। होलिस्टिक अप्रोच से हमें ये पता लगता है कि जो मेथड्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, यानी वो नेचर फ्रेंडली होने चाहिए। तो एक होलिस्टिक टेक्नोलॉजी में ये है कि इंटरकनेक्टेडनेस वर्ड का यूज करिएगा, और एक ये है कि जो भी मेथड्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। By holistic approach, we mean the processes and technology adopted by us must be compatible with nature. Holistic approach का मतलब ये है कि जो भी processes और technologies हम use कर रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं, जो भी method, जो भी technologies हम use कर रहे हैं, adopt कर रहे हैं, यानी कि वो उनको follow कर रहे हैं, वो nature के साथ compatible होनी चाहिए, यानी nature के साथ उनकी तारतम्यता होनी चाहिए, nature के साथ उनकी harmony होनी चाहिए, वो nature को disturb करने वाले ना हो, बल्कि नेचर को फ्लरिश करने वाले हों, नेचर को फुलफिल करने वाले हों। तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी में 2 चीजें हैं, एक तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इंटरकनेक्टेडनेस का डिफरेंट स्पीसीज पर, डिफरेंट एंटाइटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो, और दूसरी चीज जो मेथड, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज हम अडॉप्ट करने वाले हैं, दैट मस्ट बी इको फ्रेंडली एंड कंपैटिबल विद नेचर। अब आता है सेंटिएंट मटेरियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MBA के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। द टर्म सेंटिएंट बीइंग्स इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम वेरियस संस्कृत टर्म्स। जो सेंटिएंट टर्म है उसको संस्कृत टर्म से लिया गया है, बहुत सारे संस्कृत टर्म्स से, जैसे जंतु, बहुजन, जगत और सत्व, इनसे लिया गया है। एंड कन्वेंशनली रेफर्स टू द मास ऑफ लिविंग थिंग्स सब्जेक्ट टू इल्यूशन, सफरिंग एंड रीबर्थ। सेंटिएंट का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स का मास, लिविंग थिंग्स की वो भीड़, लिविंग थिंग्स का एक जो कह सकते हैं गैदरिंग है, मतलब एक्चुअली इसका मतलब होता है चेतन, है ना। तो ये लिविंग थिंग्स है, एक तो यहाँ याद रखना है, लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स का मास है, यानी लिविंग थिंग्स का कलेक्टिविटी है। जो लिविंग थिंग्स इल्यूशन यानी छल, सफरिंग दुख, और रीबर्थ का कारण है, यानी वो सारी लिविंग थिंग्स जो इल्यूशन यानी छल, यानी दुनिया की माया, है ना, दुनिया के कष्ट और दुनिया के रीबर्थ का कारण है, दुनिया में पुनर्जन्म जिनका होता है, वो सारी लिविंग थिंग्स जो है उनको सेंटिएंट मटेरियल बोलते हैं। Hence we may say that any material which has consciousness is called sentient material। तो कोई भी living things जिसके अंदर consciousness होती है, जागरूकता होती है, चेतनता होती है, उसको हम sentient material कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई, मतलब 3 चीजें हो गई। संस्कृत टर्म से लिया गया है जो जंतु, बहुजन, जगत और सत्व है, और कन्वेंशनली इसका क्या मतलब है, लिविंग थिंग्स का एक मास, लिविंग थिंग्स का एक कलेक्टिविटी, एक कलेक्टिव फॉर्म जो रीबर्थ, इल्यूशन और सफरिंग का कारण है। कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्शियसनेस है जिसमें, वो सेंटिएंट मटेरियल है। सेंटिएंट मटेरियल्स कैन डिटेक्ट देयर स्टेट एंड चेंज देयर बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट्स। सेंटिएंट मटेरियल जो है वो अपने स्टेट को, अपनी दशा को डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं अपने सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थितियों और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं, जैसे कि प्राणिक ऑर्डर। अब आते हैं इनसेंटिएंट मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है सेंटिएंट इनसेंटिएंट मटेरियल में। एनी मटेरियल विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेंसेशन, फीलिंग और एनिमेशन, और वी मे से कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड इनसेंटिएंट मटेरियल। अब इनसेंटिएंट मटेरियल वो होता है जिसमें किसी भी तरह की सेंसेशन नहीं होती,
किसी भी तरह की कॉन्शियसनेस नहीं होती, फीलिंग नहीं होती और एनिमेशन नहीं होते, तो वो जो है वो इंसेंटिएंट मटेरियल है, जिनमें चेतनता नहीं होती, जिनमें लिविंग बीइंग नहीं है, जिनमें कोई सेंसेशन नहीं है, वो इंसेंटिएंट मटेरियल है। तो ये चारों शब्द याद रखेगा कि डज नॉट हैव एनी फीलिंग, डज नॉट हैव एनी सेंसेशन, डज नॉट हैव एनी कॉन्शियसनेस और एनिमेशन, वो जो है वो हमारा इंसेंटिएंट मटेरियल है। जैसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट, कॉस्मिक का मतलब जो आकाशीय तारे हैं, इनमें कोई सेंसेशन नहीं होता, फीलिंग और एनिमेशन नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती। अब आता है एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। एक्टिव कोएग्जिस्टेंस may be defined as a state in which there exists harmonious relationship among different parts of the nature। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव कोएग्जिस्टेंस क्या है? एक ऐसी दशा है, स्टेट का मतलब एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी कंडीशन भी यहाँ लिख सकते हैं, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेचर के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी एक दूसरे को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। It is defined as a condition in which all group exist peacefully with their differences। ये एक ऐसी दशा के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें सारे ग्रुप पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, अपने डिफरेंसेस को समझते हुए, अपने अंतरों को जानते समझते हुए, एक्सेप्ट अदर ग्रुप एज ए लेजिटिमेट, दूसरे ग्रुप को लेजिटिमेट यानी कि दूसरे ग्रुप को लीगल मानते हैं, वैध मानते हैं, एंड एन इक्वल पार्टनर, और एक दूसरे के इक्वल पार्टनर बनते हैं, विद हुम डिसएग्रीमेंट्स हैव टू बी रिजॉल्व्ड इन नॉन वायलेंट वेज। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट उनके बीच होते हैं तो वो नॉन वायलेंट वेज के साथ, म्यूचुअली फुलफिलिंग कंसेंट के साथ, म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति के साथ। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है? आपसी सहमति के साथ। ऐसी कोई भी अगर मतलब उनमें डिसएग्रीमेंट होते हैं, कोई भी मतभेद होते हैं, तो वो क्या कैसे सॉल्व करते हैं? वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एक्टिव कोएग्जिस्टेंस क्या है। एक तो ऐसी कंडीशन है जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेचर हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, अपने अपने डिफरेंसेस को पहचानते हुए लेजिटिमेट वे में, और एक दूसरे के इक्वल पार्टनर बनते हैं। जहां पर अगर डिसएग्रीमेंट होते भी हैं तो वो रिजॉल्व होते हैं, उनका सुलटारा करा जाता है आपसी सहमति के साथ और नॉन वायलेंट यानी अहिंसक तरीके के साथ उनका सॉल्यूशन करा जाता है। पैसिव कोएग्जिस्टेंस, दिस इज ए काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट। अब ये क्या है? संघर्षपूर्ण स्टेट है। ये उसकी ठीक उल्टी है, संघर्षपूर्ण दशा है, जहां रिलेशनशिप आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल पावर रिलेशनशिप, जहां पर रिलेशनशिप जो है वो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप के से डिफाइन होते हैं, यानी इनके बीच में असमानता होती है। अनइक्वल का मतलब क्या है? असमानता होती है। लिटिल इंटर ग्रुप कंटेक्ट, और इन दोनों के बीच में बहुत ही कम कांटेक्ट रहता है, इंटरकनेक्टिविटी बहुत कम रहती है। इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा इंटरकनेक्टिविटी रहती है, बहुत कम संबंध रहता है। इसका मतलब क्या है? जो हिंदी वाले बच्चे हैं, बहुत कम संबंध रहता है। लिटिल इक्विटी, बहुत कम समानता रहती है, बहुत कम समानता रहती है, और बहुत ज़्यादा बायसनेस बहुत रहती है। तो इंटरकनेक्टिविटी तो बहुत कम है और बहुत कम समानता है। ज़्यादा क्या है? बायसनेस है, एक दूसरे के प्रति जो है बायस्ड हैं ये, यानी कि एक दूसरे के प्रति इनका पूर्वाग्रह है, और बिटरनेस है, कड़वाहट है, एक्रीमोनी है। तो इसमें क्या है? कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट है। अब जब कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट है, संघर्षपूर्ण स्टेट है, तो यहाँ पर अनइक्वल पावर रिलेशनशिप होंगे, बहुत कम लिटिल इंटर ग्रुप कनेक्टिविटी होगी और लिटिल इक्विटी होगी, और क्या होगा? बायसनेस ज़्यादा होगी। रिसाइक्लेबिलिटी हम पहले भी समझा चुके हैं। इफ ड्यूरिंग ए प्रोसेस ए मटेरियल यूनिट इन नेचर ट्रांसफॉर्म्स एंड फाइनली कम्स बैक टू द सेम फॉर्म, इट इज कॉल्ड रिसाइक्लेबिलिटी। अगर नेचर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेचर में कोई भी यूनिट ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तित होता है, और फाइनली अल्टीमेटली वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, सेम फॉर्म में आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? रिसाइक्लेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे साइक्लिकल प्रोसेस हैं नेचर में, साइकिल ऑफ वाटर, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रिसिपिटेटिंग होता है, इसी तरह से इसका वेदर फिनोमेना क्रिएट होता है। तो ये रिसाइक्लेबिलिटी है। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर था। आगे चलते हैं।